कुंजपुर गांव में दो बहनें तारा और सितारा अपने माता पिता के साथ रहती थी। तारा बहुत ही गोरी चिट्टी थी तो वहीं सितारा थोड़ी रंग से सांवली थी, परंतु दोनों बहनों में बहुत ही प्रेम था। वो दोनों बहनें साथ खेलती, साथ पढ़ती और साथ में शैतानियां भी किया करती थी। अगर कभी दोनों में से कोई बहन बीमार पड़ जाए तो एक का बुरा हाल हो जाता था। वो सारा दिन अपनी बहन की देखभाल में ही निकाल दिया करती थी। ना वो चैन से खाना खाती, ना वो चैन से सोती, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। एक दिन तारा सितारा से कहती है, सितारा, बहुत दिन हो गए ना हमें बाहर घूमे, चलो बाबा के खेत पर घूमने चलते हैं। ठीक है तारा। इस बार तारा और सितारा के पिता गजोधर की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, इसलिए वो इस बार बहुत खुश था। वो अपनी दोनों बेटियों के लिए सुनार से चांदी का एक जैसा ही लॉकेट बनवाया था, जिसमें दोनों बहनों की फोटो थी। गजोधर ने जब अपनी बेटियों को वो लॉकेट दिया तो दोनों बहनें बहुत खुश हो गयी। तारा, ये लॉकेट कितना खूबसूरत है ना, देख इसमें हम दोनों की फोटो भी लगी है। हाँ सितारा, मुझे भी ये लॉकेट बहुत अच्छा लगा और हम दोनों ये लॉकेट कभी नहीं उतारेंगे। अगर कभी हम गलती से बिछड़ जाते हैं तो इस लॉकेट की सहायता से हम एक दूसरे को पहचान जाएंगे। तारा, तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? हम क्यों बिछड़ेंगे? मुझे तो हमेशा तेरे साथ ही रहना है, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। दोनों पति पत्नी जब दोनों बहनों के बीच में इतना प्यार देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती है। इन दोनों बहनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे, ये दोनों हमेशा इसी तरह साथ साथ रहें। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके गांव में बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। गजोधर का परिवार भी बाढ़ के पानी से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। सितारा, तू मेरा हाथ कसकर पकड़ कर रख, पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ तारा, और तू भी मेरा हाथ जोर से थामे रख। वो दोनों धीरे धीरे बाढ़ के पानी से बचते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक से पानी की बहुत तेज लहरें आती है और इस बीच दोनों बहनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है। तारा पानी के तेज बहाव के साथ बहती चली जा रही थी। उसने अपने बचाव के लिए बहुत हाथ पैर मारा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वो पानी के बहाव के साथ बहुत आगे निकल चुकी थी। उधर बाढ़ का पानी जब थमा तो सितारा का जीवन बिल्कुल बदल चुका था। उसके पिता गजोधर की मौत हो चुकी थी और उसकी माँ कौशल्या तो जिंदा थी, लेकिन वो सदमे में थी। वो तो सितारों को पहचान भी नहीं पा रही थी। माँ, मैं हूँ सितारा, तेरी बेटी। लेकिन कौशल्या उसे नहीं पहचान पाई। सितारा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी बहन को बहुत ढूंढती है, परंतु तारा उसे नहीं मिलती। उधर तारा बहते हुए पानी के साथ एक नदी में चली गई। वहाँ कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मछुआरों के जाल में तारा फंस गई। मछुआरों ने जब जाल खींचा तो उसमें एक लड़की को देखा तो वो चौंक गए। भाई, ये लड़की हमारे जाल में कहाँ से आ गई? हमें ठाकुर जी को इस लड़की के मिलने की खबर देनी होगी। राम मनोहर ठाकुर मछलियों के बहुत बड़े कारोबारी थे। वो मछलियों को देश के हर एक कोने में सप्लाई करते थे। सारे मछुआरे उन्हीं के अंदर काम करते थे। मछुआरों ने उस लड़की को ठाकुर जी को सौंप दिया। अरे, ये बच्ची कहाँ मिली तुम लोगों को? फिर मछुआरों ने ठाकुर जी को सारी बात बताई। ठाकुर जी ने उस बच्ची के दिल की धड़कन को कान लगाकर सुना तो उसके दिल की धड़कन चल रही थी। यह लड़की अभी जिंदा है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सामू, गाड़ी निकालो। वो तुरंत ही उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा, देखिए, बच्ची की हालत अभी सीरियस है, हमें इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। देखिए डॉक्टर साहब, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, आप बस इसे ठीक कर दो। ठाकुर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक औलाद की। उसकी पत्नी कामिनी और उसकी शादी को 15 साल बीत गए थे, परंतु उनकी अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। वो लोग तारा को भगवान का आशीर्वाद समझ रहे थे। कामिनी, देखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान इस बच्ची को हमारे लिए ही भेजा है और देखना, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। ये बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
एक हफ्ते बाद तारा को होश आ गया, लेकिन तारा की याददाश्त चली गई थी। वो पुरानी सारी बातों को भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। कामिनी ने उस बच्चे को नाम दिया पायल और उस बच्ची को गोद ले लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। तारा अब नए नाम से बड़ी होने लगी। तारा के पास दुनिया की सारी खुशियाँ थी। धन दौलत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो ऐशो आराम से पलने लगी। बेशक तारा पुरानी बातें भूल चुकी थी, परंतु उसको हमेशा अजीबोगरीब एक सपना आया करता था, जिसमें वो देखती थी कि वो डूब रही है और कोई तारा तारा चिल्ला रहा है। ऐसे ही एक दिन तारा यही सपना देखती है और एकदम से चिल्लाकर उठ जाती है। तारा की चीख सुनकर कामिनी और राम मनोहर उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ माँ, मैंने फिर से वही सपना देखा और सपने में कोई तारा तारा पुकार रहा था। पर ये तारा है कौन? मेरा नाम तो पायल है ना? आखिर क्यों मुझे ऐसे सपने आते हैं? कोई बात नहीं बेटा, चल मैं तेरे पास हो जाती हूँ। उधर सितारा की माँ की हालत वैसी ही थी। उसका दिमागी संतुलन अब तक ठीक नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग सितारा को सलाह देते हैं कि वो उसका इलाज शहर जाकर कराए। इसलिए सितारा अपनी माँ को लेकर शहर आ जाती है और वहाँ अपनी माँ का इलाज कराती है। देखिए, आपकी माँ को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। वैसे वो ठीक तो हो जाएंगी, पर उनके इलाज के लिए 50,000 रूपए लगेंगे। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करिए, फिर हम उनका इलाज शुरू करते हैं। सितारा शहर में ही किराए का मकान लेकर रहने लगी और काम की तलाश करने लगी। संयोग से उसे कामिनी के घर में ही नौकरानी का काम मिल गया। लेकिन तारा सितारा के काले रंग की वजह से उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तारा अब पहले वाली तारा नहीं रह गई थी। पैसों ने उसे बहुत घमंडी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन सितारा उसके घर काम करने आती है। तभी तारा कहती है, ओ कल्लू माई, जरा इधर तो आ। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दे। ठीक है। तारा बेफिजूल में सितारा से घर का सारा काम करवाती और जानबूझकर अपने पैर हाथ सर दबवाती। एक दिन तारा के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। उसके सामने तारा सितारा का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अच्छा सितारा, एक बात तो बता, तू बचपन में सारा दिन धूप में खेलती थी क्या अपने गवार दोस्तों के साथ? आखिर तू इतनी काली कैसे हो गई? ये कहकर तारा और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह से अपना अपमान होते देख सितारा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ से काम भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि नए शहर में फिर से नई नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो अपमान का घूंट पीकर उनके यहाँ काम करती है। एक दिन की बात है, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, तो ठाकुर जी की पत्नी कामिनी ने सितारा को घर पर ही रुकने के लिए कह दिया। सुनो सितारा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम इतनी बारिश में घर कैसे जाओगी? और रात भी काफी ज्यादा हो गई है, तो एक काम करो, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। ठीक है मालकिन। तारा को जब ये बात पता चला कि सितारा आज रात यहीं रुकी है, तो वो सितारा को अपने कमरे में बुलाकर बोली, ए गुलाब जामुन, मुझे तेरा ये काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने सुना है कि बारिश के पानी से नहाओ तो शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, और वैसे भी तेरे शरीर में बहुत गंदगी है, इसलिए आज अच्छा मौका है, बाहर जा और बारिश में खड़ी हो जा। ये आप क्या कह रही हैं मेम साहब? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम भी ठंडा है। इस तरह से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मेरा रंग नेचुरली काला है, वो नहीं जाएगा। ए लड़की, मेरे सामने ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना कर, वरना कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सितारा चुपचाप बारिश में जाकर खड़ी हो जाती है। उसे इस तरह भीगते हुए देखकर तारा को बड़ा मजा आ रहा था। अचानक से बहुत तेज हवा चली और तारा के गले का लॉकेट निकलकर नीचे गिर गया। तभी तारा की नजर उस लॉकेट पर चली गई। उस लॉकेट को देख सितारा चौंक गई। अरे, ये तो वही लॉकेट है जो बाबा ने हम दोनों को दिया था, लेकिन ये लॉकेट मेम साहब के पास कहाँ से आई? अगली सुबह सितारा ठाकुर जी को सारी बात बताती है। सितारा की बात सुनकर ठाकुर जी भी सितारों को सारी बात बताते हैं कि किस तरह वो नदी किनारे मछुआरे को मिली थी। ये सारा सच जानकर सितारा बहुत खुश हुई कि उसकी बहन तारा अभी जिंदा है। उसकी याद में ना जाने सितारा ने कितने दिन रो रो कर गुजारे थे, लेकिन सितारा ये बात चाहकर भी तारा को नहीं बता सकती थी, क्योंकि तारा की याददाश्त बिल्कुल ही जा चुकी थी।
अगर वो ये बात तारा को बताती तो तारा उल्टा सितारा को ही खूब खरी खोटी सुना देती। हालांकि सितारा ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो उनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। क्या मेरी बेटी जिंदा है? हाँ माँ, तारा जिंदा है और मैं उन्हीं के घर में काम करती हूँ। वो बहुत ही ठाट बाट से रहती है और बहुत खुश है। क्या बेटी, तू मुझे उसके पास ले चल। माँ, पर उससे मिलकर कोई फायदा नहीं है। उसकी सारी याददाश्त जा चुकी है, वो हमें नहीं पहचान पाएगी। ऐसे ही एक दिन तारा सितारा से कहती है, ए गुलाब जामुन, चल आज मैं तुझे अपने साथ घुमाने लेकर चलती हूँ। मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और वो अपनी पार्टी बहुत ही बड़े क्लब में दे रही है। आखिर तूने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी पार्टी तो देखी नहीं होगी। आज देख लियो, शाम को तैयार रहियो। तारा सितारा का मजाक बनाने के उद्देश्य से उसे अपने साथ क्लब में ले जाती है। वहाँ पहुंचकर तारा के दोस्त कहते हैं, अरे यार तारा, ये तो किसे अपने साथ लेकर आई है और इसे एंट्री कैसे मिल गई? अरे यार, मैं तो इसे अपना काला टीका बना कर लाई हूँ। आखिर मैं इतनी गोरी और सुंदर हूँ, ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। सितारा को बहुत बुरा लग रहा था, परंतु वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तभी क्लब में आए कुछ लफंगे लड़के नशे में धुत तारा को छेड़ने लगे। आय हाय चिकनी चमेली, क्या फिगर है, क्या कमर है। भगवान ने तुम्हें बड़े ही फुर्सत से बनाया है। बिल्कुल मैडम, आप जैसी लड़की तो मैंने आज तक देखी नहीं। बिल्कुल बवाल हो आप। इतना कहकर वो लड़के तारा को छेड़ने लगे और उसके करीब आने की कोशिश करने लगे। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है, दूर हटो मुझसे। अरे दूर कैसे हट जाएं और कैसे आपको छोड़ दें? इतने अच्छे माल को भला कोई छोड़ता है क्या? देखो, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर वो लड़के जेब से चाकू भी निकाल लिए। ये देखकर तारा के सारे दोस्त डरकर क्लब छोड़कर भाग गए। लेकिन सितारा को अपनी बहन के साथ हुई बदतमीजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन लड़कों से भिड़ गई। अकेली लड़की को उन गुंडों के साथ लड़ता देख क्लब के बाकी लड़के उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। हाथापाई में सितारा के गले का लॉकेट नीचे गिर गया, जिस पर तारा की नजर चली गई। उसने उस लॉकेट को हाथ में उठाया और उसे देखने लगी। उस लॉकेट को देखकर तारा को पिछले सारी बातें याद आ गई। उसने फटाफट पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर क्लब पहुंचकर उन बदमाश लड़कों को पकड़कर ले गई। सितारा, मेरी बहन, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरी बहन सितारा, मुझे माफ कर दो। अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तारा, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहन मुझे मिल गई। माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ सितारा, मुझे माँ और पिताजी के पास ले चलो। फिर सितारा तारा को सारी बात बताती है कि उस बीच कैसे उनके पिता की मृत्यु हो गई। ये सुनकर तारा को बहुत दुख हुआ। फिर सितारा तारा को माँ से मिलवाने ले जाती है। तारा को देखकर उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब ठाकुर जी और कामिनी को पता चलता है कि तारा की याददाश्त वापस आ चुकी है तो उनको तारा को खोने का बहुत दुख होता है। इस बीच ठाकुर जी ये फैसला लेते हैं कि अब से तारा, सितारा और उसकी माँ इसी घर में एक साथ रहेंगे। उस दिन से फिर सभी एक साथ खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का नाम है जादुई नेल पॉलिश का पेड़। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में स्वाति नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो अक्सर गांव वालों की मदद किया करती थी। स्वाति के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि स्वाति के काले रंग की वजह से उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। उसी गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी। अगर उस पेड़ की जादुई नेल पॉलिश जो कोई लड़की अपने हाथों पर लगाती तो वो बहुत ही सुंदर हो जाती। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हमेशा सुंदर लड़कियों को ही नेल पॉलिश देता था, और जब भी कोई साधारण या गरीब बदसूरत लड़की उस पेड़ से नेल पॉलिश मांगती तो वो उसको वहाँ से भगा देता। जब ये बात स्वाति को पता चली तो वो तुरंत ही जादुई पेड़ से मदद मांगने चली गई और जादुई पेड़ से जाकर बोली, जादुई पेड़, मेरी मदद करो, कृपया करके मुझे एक नेल पॉलिश दे दो।
स्वाति को देखकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई थी। देखो ना, मैं कितनी बदसूरत हूँ। मेरी बदसूरती की वजह से मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो मुझसे शादी करने से इनकार कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित है। प्लीज अपनी एक नेल पॉलिश मुझे दे दो ना, जिसे लगाकर मैं खूबसूरत बन जाऊँ ताकि मेरी शादी हो सके। ए लड़की, मैं तुझे अपनी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। मैं सिर्फ सुंदर और अमीर लड़कियों को ही अपनी नेल पॉलिश देता हूँ, तुम जैसे गरीबों को नहीं। स्वाति पेड़ के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन पेड़ उसकी एक नहीं मानता। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की आती है और वो लड़की जादुई पेड़ से बोलती है, जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं तुमसे नेल पॉलिश लेने आई हूँ। मुझे और भी ज्यादा सुंदर होना है। उस लड़की के कहने पर जादुई पेड़ तुरंत ही वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 जादुई नेल पॉलिश रख देता है। वो लड़की तीनों जादुई नेल पॉलिश उठाकर वहाँ से चलने लग जाती है। तभी स्वाति के दिमाग में एक बात आती है और वो कहती है, ये लड़की जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? जमींदार की तो कोई बेटी ही नहीं है, उनका तो बस एक बेटा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसा सोचकर स्वाति उस लड़की का पीछा करने लगती है। काफी दूर चलने के बाद वो लड़की जंगल के अंदर एक गुफा में चली गई। स्वाति को थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो तब भी उस गुफा के अंदर घुस जाती है और उस लड़की को छुप छुप कर देखने लगती है। तभी वो लड़की एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। फिर वो चुड़ैल उन 3 नेल पॉलिश में से एक नेल पॉलिश अपने हाथ में लगाती है और वो तुरंत ही अधिक सुंदर हो जाती है। ये जादुई पेड़ तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर राख कर दूं और उसकी राख को पानी में डालकर पिया करूं, तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बन जाऊंगी। उस चुड़ैल की बात सुनकर स्वाति हैरान रह गई। अरे ये क्या? ये तो कोई दुष्ट चुड़ैल है। मुझे जादुई पेड़ को ये सब बताना होगा। ऐसा सोचकर स्वाति तुरंत ही जादुई पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है, लेकिन पेड़ उसकी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मुझे तेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ। स्वाति दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह चुड़ैल उस पेड़ को काटने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल को देखकर पेड़ घबरा जाता है। अरे, उस लड़की ने तो मुझे सच कहा था। ये दुष्ट चुड़ैल मुझे मारना चाहती है। ये मुझे मार डालेगी। मैं जल्दी से अपनी दीवारों को ऊंचा कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर पेड़ अपनी चारों तरफ बनी हुई दीवार को ऊंचा करने लगता है, लेकिन दुष्ट चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस दीवार को तोड़ देती है। तू कितनी भी कोशिश कर ले जादुई पेड़, तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल जैसे ही पेड़ को काटने लगी, तभी वहाँ पर अचानक स्वाति मशाल लिए भागती हुई आती है और कहती है, तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुँचाने के लिए सोचा भी कैसे? अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। स्वाति की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू मुझे भस्म करेगी बेवकूफ? लगता है तुझे पता नहीं मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मुझसे मुकाबला करेगी तू? ऐसा कहकर चुड़ैल स्वाति को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। स्वाति के हाथ में जो मशाल थी वो बुझ गई। अरे नहीं, मेरी मशाल तो बुझ गई। अब मैं क्या करूं? मेरा मुकाबला करने चली थी, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। जैसे ही चुड़ैल स्वाति को मारने वाली होती है, वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है, क्योंकि जमीन बारिश की वजह से गीली हो गई थी। स्वाति मौका देखकर चुड़ैल की कुल्हाड़ी उठा लेती है और चुड़ैल के दोनों हाथ काट देती है। ये तूने क्या कर दिया लड़की? ये सब तूने ठीक नहीं किया। अभी तो सिर्फ तेरे हाथ ही काटे हैं। अगर तू यहाँ से नहीं भागी तो तुझे भी काट दूंगी, फिर तेरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। स्वाति की बात सुनकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। तभी जादुई पेड़ स्वाति का धन्यवाद करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम जितने चाहो उतने जादुई नेल पॉलिश ले जा सकती हो।
जादुई पेड़ की बात सुनकर स्वाति बहुत खुश हो जाती है और फिर वो पेड़ का धन्यवाद कर जादुई नेल पॉलिश अपने घर ले आती है और घर आकर वो नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाती है। अगले ही पल स्वाति बहुत ही सुंदर हो जाती है। स्वाति के माता पिता स्वाति को इतना सुंदर देख बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन से स्वाति के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लग जाते हैं। थोड़े ही दिनों में स्वाति की एक बहुत अमीर घर में शादी हो जाती है। उस दिन के बाद से स्वाति अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जितना संभव हो सके उतनी दूसरों की मदद करनी चाहिए। सोने और चांदी के लहंगे के घर का जादू। दिशा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा शहर में काम करते थे। उसकी चाची पायल की एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। दिशा दिखने में बहुत काली थी, जिसकी वजह से पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पायल को काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। निधि बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पायल अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। निधि और दिशा एक ही स्कूल में थे। उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन शुरू होने वाला होता है, इसलिए दिशा पायल के पास जाकर बोलती है, चाची, स्कूल में एनुअल फंक्शन है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों ने सोचा है कि हम सब एनुअल फंक्शन में लहंगा पहन कर जाएं। आप मुझे एक लहंगा दिला दो। शक्ल देख अपनी शक्ल, ऐसी शक्ल है और चली लहंगा पहनने। जैसी तेरी शक्ल है ना, उस पर तेरे पुराने कपड़े भी जच जाएंगे, वही पहन कर जा। तभी निधि आती है और पायल से बोलती है, मम्मी, मुझे 12,000 रुपए दे दो, लहंगा खरीदना है। दिशा ने आपको बता ही दिया होगा कि हमें एनुअल फंक्शन में लहंगा पहनना है। मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करूंगी। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये ले, 15,000 ले जा, मेकअप का सामान भी खरीद लियो। इस तरह पायल निधि को उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे दे देती है और दिशा को बिल्कुल भी पैसे नहीं देती। ये देखकर दिशा उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पायल हर रोज दिशा को उसके काले रंग के लिए ताने मारती रहती थी, लेकिन दिशा कभी भी पायल को जवाब नहीं देती थी। दिशा पायल को खुश करने के लिए उसके सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। 3 दिन बाद दोनों एनुअल फंक्शन में जाते हैं। निधि अपना महंगा लहंगा पहनकर जाती है और दिशा घर के पुराने कपड़े पहनकर चली जाती है। दिशा को देखकर स्कूल की सारी लड़कियां हंसने लगती है। अरे निधि, तूने इतना सुंदर लहंगा पहन रखा है और ये तेरी बहन घर के पुराने कपड़े पहनकर क्यों आई है? तुझे कितनी बार बोला है मैंने, इसे मेरी बहन मत बोला कर। वो तो मेरी मम्मी पापा इस पर तरस खाकर घर ले आए, पर मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। काली कलूटी बंदरिया को मेरी मम्मी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। निधि, ऐसा मत कहो, मेरा और तुम्हारा बहन का रिश्ता है। तुम मुझे अपनी बहन मत मानो, लेकिन फिर भी हमारा बहनों का रिश्ता है और ये तुम्हारे ना मानने से टूट नहीं जाएगा। दिशा की ये बात सुनकर निधि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाती हैं और घर आकर निधि पायल को सारी बात बताती है। मम्मी, आज दिशा ने मुझे स्कूल में उल्टा जवाब दिया। आप इसको बोलो मेरे से स्कूल में बात ना करे, खामखा इसकी वजह से मेरी इंसल्ट भी हो जाती है। पायल दिशा को बुलाती है और कहती है, ए काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उल्टा जवाब देने की? अगर मेरी बेटी ने कहा कि वो तुझे अपनी बहन नहीं मानती है, तो इसमें गलत क्या कहा? तू क्या चाहती है, तुझे अपनी बहन बोलकर मेरी बेटी अपनी इंसल्ट करवाए? बड़ी आई, चल जा काम कर। दिशा किचन में काम करने जाती है। बर्तन धोते धोते दिशा रोने लगती है। बचपन में ही मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मेरे चाचा जी मुझे यहाँ लेकर आ गए। जब मैं छोटी थी तब चाची मेरे साथ इतना बुरा नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, चाची और निधि मुझसे नफरत करने लगी हैं। एक तो मैं सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे से सही से बात नहीं करता। अब मैं और ये सब नहीं सह पाऊंगी। दिशा किचन का सारा काम खत्म करके घर के बाहर आ जाती है। रास्ते में दिशा को एक गरीब बुढ़िया नजर आती है, जिसका एक पैर बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। कोई मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो मेरी।
दिशा बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसके पैर के ऊपर से पत्थर हटाती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मुझे तो लग रहा था कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अच्छा हुआ तुम समय से आ गई। अम्मा, आप कहाँ रहती हो? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। दिशा बूढ़ी अम्मा को उसके घर तक छोड़ देती है। उसके बाद दिशा वापस घर लौट जाती है। अगले दिन दिशा घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल खिड़की पर लग जाती है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट जाता है। कांच टूटने की आवाज सुनकर पायल वहां आती है और बोलती है, तूने खिड़की का कांच तोड़ दिया? नहीं चाची, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल आकर लगी है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूटा है। अब तो अपनी गलती भोले मासूम बच्चों पर थोपने लगी है। नहीं चाची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बच्चों ने ही तोड़ा है। पायल दिशा को एक तमाचा लगा देती है। झूठ बोलने लगी है अब तू मेरे से? चल बाहर निकल मेरे घर से। दिशा रोते हुए घर के बाहर आ जाती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। मैं बाहर कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। उसके बाद दिशा जंगल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही दिशा जंगल में पहुँचती है, उससे एक सूखा सा पौधा बोलता है, सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। दिशा नदी से पानी लेकर आती है और पौधे के ऊपर पानी डाल देती है। पानी डालते ही वो सूखा सा पौधा एक बड़ा सा घना पेड़ बन जाता है। अरे, तुम तो छोटे से पौधे से इतने बड़े पेड़ बन गए, लेकिन कैसे? मैं जादुई पेड़ हूँ। जब भी कोई मेरे ऊपर पानी डालता है तो मेरा जादू काम करने लगता है। इतना बोलकर पेड़ वहाँ पर सोने और चांदी का लहंगा घर प्रकट करता है। ये लो, सोने और चांदी का लहंगा घर। सोने और चांदी का लहंगा घर? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा घर नहीं देखा है। ये जादुई सोने और चांदी का लहंगा घर है। मैं साल में एक बार ये दोनों लहंगा घर उस इंसान को देता हूँ जो बहुत नेक होता है। वैसे तुम्हें इन दोनों में से कोई एक घर चुनना होगा। चांदी के लहंगे के घर में तुम्हें धन दौलत और सुंदरता मिलेगी, और सोने के लहंगे के घर के अंदर तुम्हें एक परी का आशीर्वाद मिलेगा। मैं परी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है और मुझे सुंदरता भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर दिशा सोने के लहंगे के घर के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक परी मिलती है। आओ दिशा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी चाची और निधि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज तुम सोच कर आई थी कि तुम अब चाची के घर लौटकर कभी नहीं जाओगी। तुम अच्छी होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो। तुमने धन दौलत के सामने मुझसे आशीर्वाद लेना चाहा। मेरा आशीर्वाद चांदी के लहंगे के घर के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के घर में जाती है। घर के अंदर जाते ही वो परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है और उसके सामने बहुत सारे रुपए पैसे रखे हुए थे। अरे वाह, सच में मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उस दिन से दिशा जादुई चांदी के लहंगे के घर में रहने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक्सीडेंट में एक पैर टूट जाता है। एक दिन पायल अपनी बेटी से कहती है, निधि, मेरे पैरों में तेल लगा दे बेटा, और इसके बाद खाना लेकर आ जाइयो। क्या है मम्मी, जब से आपकी ऐसी हालत हुई है आपने तो मुझे अपना नौकर ही बना लिया है। मेरे पास और भी बहुत काम है। आप अपने काम के लिए किसी नौकरानी को रख लो। मैं हमेशा आप पर ही ध्यान दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर निधि वहां से चली जाती है। अगले दिन दिशा बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी उसे उसकी चाची के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की राधा मिलती है। राधा, मेरी चाची और निधि कैसी है? तेरी चाची का तो एक पैर टूट गया है और निधि अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्या? चाची का पैर टूट गया है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब उनके बुरे कर्मों का नतीजा है।
तेरे जैसी लड़की के साथ इतना बुरा किया है उन्होंने, उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही ना। ऐसे मत बोल रहा था, जो भी हो, है तो वो मेरी चाची ना। उन्होंने इतने सालों से मुझे अपने घर में रखने की जगह दी थी। मैं अभी अपनी चाची से मिलने जा रही हूँ। दिशा उसी वक्त पायल के घर जाती है। पायल की ऐसी हालत देखकर दिशा की आंखें नम हो जाती है और दिशा को देखकर पायल रोने लगती है। कहाँ चली गई थी दिशा? तेरे जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरा एक पैर टूट गया था। जिस बेटी से मैं इतना प्यार करती थी वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तू बिना कहे मेरे सारे काम करती थी, लेकिन प्यार करना तो दूर, मैंने तुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चाची, अब आप परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के पास जाती है और बोलती है, मैं अपनी चाची के साथ रहूंगी। अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। दिशा के ये कहते ही चांदी का लहंगा घर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दिशा अपने घर आती है। उस दिन से दिशा अपनी चाची का ध्यान रखने लगती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दिशा हंसी खुशी रहने लगती है।